हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने इनर्शिया पढ़ा था, फोर्स की डेफिनेशन बताई थी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया क्या था? एक कोई भी बॉडी होती है उसकी टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया, और मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है इनर्शिया की वजह से। उसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। उसकी अगर रेस्ट में तो पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी कि मूव कर रही है। तो इनर्शिया की वजह से ही होता है, ठीक। अब इनर्शिया को अगर हम ध्यान दें तो इनर्शिया जो होता है एक बॉडी की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, होता है मास। इनर्शिया मास से रिलेटेड होता है। कैसे? जैसे मान लो कोई एक बुक है, ठीक है, तो उसको हम फोर्स अप्लाई करके उसको इजीली हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, रेस्ट में मोशन में ला सकते हैं उसको, ठीक है। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं या खिसका सकते हैं उसको, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, कम है, वो कम रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्ट कम कर रही है, रेजिस्ट कम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसका मास कम है। उसकी जगह अगर हम थोड़ा एक टेबल को लेते हैं तो टेबल को भी हम मूव कर सकते हैं, बट फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा रेजिस्ट कर रही है। ज्यादा रेजिस्ट कर रही है तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बुक के कंपैरिजन में टेबल का मास ज्यादा है, तो मास बढ़ा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्ट करने लग गई, इनर्शिया ज्यादा हो गया। अब उस टेबल की जगह हम किसी बड़ी सी और हैवी टेबल को ले ले या फिर किसी व्हीकल को ले ले, हैवी व्हीकल को, ठीक है। तो उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको फिर हम मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका इनर्शिया और ज्यादा हो गया, वो और ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, उसका मास और ज्यादा हो गया। तो जो मास होता है, ठीक है, मतलब इनर्शिया जो है मास से रिलेटेड होता है। किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो किससे रिलेटेड होगा? मास से। तो हम यहां लिख सकते हैं इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली, ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब इनर्शिया जो होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होगा, ज्यादा मास होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनर्शिया की हम मेजर कर सकते हैं मास से। मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मास ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगा, तो उससे हम मेजर कर सकते हैं। तो इनर्शिया को किससे मेजर कर सकते हैं? मास से। क्वांटिटेटिव मेजर है ये मास किसी भी बॉडी का इनर्शिया का, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज, इसको ध्यान रख सकते हैं। इनर्शिया मास से रिलेटेड, ज्यादा मास होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, एकदम सिंपल, ठीक। अब हम इसमें हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं जो हमने यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है, लॉज ऑफ मोशन। तो इसी पर आ जाते हैं हम सीधा। लॉज ऑफ मोशन दिए थे, न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट था, इसका आगे भी तुम नाम सुनोगे, पहले भी सुन रखा होगा तुमने, ठीक है। इसको पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन बोलते हैं। सर मतलब इनको पोस्ट मिली हुई थी कि आपको सर बोलेंगे सर, ठीक है, आइजैक न्यूटन। तो उनने दिया लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हम इसको नॉर्मली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोल देते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलेंगे, जो हम पहले लिख चुके हैं। तो फर्स्ट लॉ सिर्फ इनर्शिया के बारे में बताता है। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया क्या था? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है वो ड्यू टू इनर्शिया। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया की वजह से रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, ठीक है।
अगर रेस्ट में उसकी पोजीशन चेंज करनी है तुम्हें, तो पोजीशन चेंज करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तुम फोर्स अप्लाई करोगे तभी उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी को एक्सेलरेट कराना है, उसको मूव करवाना है, ठीक है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फिर यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं, तब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो कोई भी बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, ठीक है। तो यही चीज हम इसमें लिखेंगे। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्या है, सिंपल है, इफ a body is at rest, it will remain at rest, ठीक है, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। एंड if a body is in motion, it will remain in uniform motion until or unless an unbalanced external force acts on it। जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड, तो बैलेंस अनबैलेंस के बारे में बताया था। तो बैलेंस मतलब है नेट फोर्स लगना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगना चाहिए, तो अनबैलेंस फोर्स होगा, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला नेट फोर्स हो जाएगा। और बैलेंस्ड मतलब सारे फोर्स लग रहे हैं आपस में बैलेंस हो गए, मतलब टोटल फोर्स जीरो हो गया, वो बैलेंस्ड होता है। अनबैलेंस मतलब टोटल फोर्स जीरो नहीं होगा। तो अगर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ पर नेट फोर्स लग रहा है, तो रेस्ट में नहीं रहेगी वो, और यूनिफॉर्म मोशन में भी नहीं रहेगी। तो हमें यहाँ फोर्स नहीं लगाना है। तो अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तुमको ऐसे ही ध्यान रखना है इसको। सिंपल है। इनर्शिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनर्शिया की वजह से रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। तो ये सिंपल हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं हम, फोर्स की डेफिनेशन बताते हैं। ये जो फर्स्ट लॉ है ये फोर्स की डेफिनेशन बता रहा है कि जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रख सकते हो। और देखो इस लॉ में क्या है, फोर्स जीरो है, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो जीरो, नेट फोर्स जीरो अप्लाई कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते दिस लॉ gives qualitative definition of force। फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है ये, और फोर्स को मेजर करके नहीं बताएगा कितना फोर्स है, बस फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स की वजह से ये चीज हो सकती है, अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये चीज होगी। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो मोशन में तो मोशन में रहेगा। एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की, फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो सिंपल है फर्स्ट लॉ। तो जितने भी हमारे इनर्शिया के एग्जांपल है वो सारे फर्स्ट लॉ में अप्लाई कर सकते हैं, सारे एग्जांपल्स को। कौन कौन से बताए थे, बस वाला, ठीक है, रुकी हुई है एकदम से चलने लग गई तो जो पर्सन होगा पीछे की तरफ ऐसे झुकेगा, लीन हो जाएगा। बस चल रही है स्पीड में, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया तो पर्सन जो है वो आगे की तरफ लीन हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल बताए थे जैसे कि ट्री है, उसमें जब तेज हवा चलती है तो ब्रांचेस हिलेगी तो जो फ्रूट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। ब्लैंकेट पे हम ऐसे पत्थर का वो डंडा मारेंगे तो क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अलग से दिखेंगे हमें, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। कार में बैठे हुए हो, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया तो, या फिर कई बार एक्सीडेंट हो गया तो बताया था सीट बेल्ट वाला एग्जाम्पल, उसमें क्या हुआ था, सीट बेल्ट नहीं लगाया तो खिड़की तोड़ते हुए, विंडशील्ड तोड़ते हुए आगे की, तो हम ऐसे बाहर चले जाओगे, ठीक। तो वो सारे एग्जांपल तुम फर्स्ट लॉ में दे सकते थे। फर्स्ट लॉ का एग्जांपल जो इनर्शिया की एग्जांपल है वही फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है, क्योंकि फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को तुम ध्यान रख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया।
अब सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले, सेकंड लॉ भी पढ़ेंगे भी, उसको पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम मोमेंटम। ठीक है, तो किसी ने नाम सुन रखा हो, किसी ने नहीं सुना होगा। तो मोमेंटम क्या होता है? अगर कोई बॉडी मोशन में, तो मोशन में तो उसके लिए डिफाइन करेंगे इसको लिख देते फॉर अ मूविंग बॉडी, moving body, the product of mass of body small m and velocity of body small v is called मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो मोमेंटम क्या होगा किसी बॉडी का? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो मोमेंटम का लिख देंगे मोमेंटम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम होता है। मोमेंटम को हम शो करते हैं पी से। किसे शो करेंगे? पी से। मास को एम से, स्मॉल पी से शो कर सकते हैं, एम, और ये वेलोसिटी पी। फिर पी इक्वल्स टू एम वी, ये फॉर्मूला होता है इसका। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास है और ये वेलोसिटी है। मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी के बारे में बता चुके, वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर। ठीक है, तो किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही मिलता है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक, वेक्टर होगा तो डायरेक्शन भी होगी, एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, इधर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ, तो मोमेंटम भी उसी तरफ होगा। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इसका मोमेंटम होगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम किसी ने बॉल फेंकी, तुमने तो बॉल को फेंका तो बॉल उस तरफ जा रही है, मतलब उधर उसका वेलोसिटी है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? उधर होगा। मान लो कोई बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे, तो उसका मोमेंटम भी उधर ही। तो जिधर वेलोसिटी होगा डायरेक्शन वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। बस वेलोसिटी में क्या करेंगे? मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? मोमेंटम बन जाएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी? मोमेंटम की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इसको ध्यान में रख सकते हैं हम। अब देखो इसका लिखते हैं ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा ही मतलब पता ही होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो वो फॉर्मूला है हमारा P इक्वल्स टू एम इंटू वी। यही फॉर्मूला है। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहाँ डैश लगा दो, ये इंटू लगा दो, ये डॉट लिख दो, तो इसका मतलब ये केजी मीटर पर सेकंड, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अदर यूनिट हम लिखेंगे यहाँ पर न्यूटन इंटू सेकंड, इसको बाद में बताएंगे कैसे आया। डैश का मतलब फिर सेकंड, ये न्यूटन इंटू सेकंड। और एक होगा सीजीएस यूनिट। सीजीएस का मतलब होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब किलोग्राम की जगह ग्राम लिखेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे, तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी, किलोग्राम की जगह ग्राम लिखो,
सेंटीमीटर की जगह, मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, तो ये यूनिट होती है। तो ये वाला यूनिट ध्यान रख सकते केजी मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट, या फिर न्यूटन इनटू सेकंड, ये भी होता है, और ये सीरीज यूनिट होती है। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं मोमेंटम को। मास भी आता है इसमें, वेलोसिटी के साथ साथ। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक है कार और एक है बाइक। ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों 60 की स्पीड से चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार भी चल रही है और उसके पैरेलल में बाइक भी चल रही है। तो तुम गैस करो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा होगा। और मास किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कार का, क्योंकि कार हैवी होती है। कार 1000 केजी से स्टार्ट होती है, 1000 केजी, 1500 केजी, 2000 केजी। और बाइक का वेट 150 केजी, ज्यादा भारी बाइक हुई तो 200 केजी या 250 केजी, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो कार का जो वेट है बाइक के कंपैरिजन में अप्रॉक्स कितना 5 टाइम्स ज्यादा होता है, या 10 टाइम्स भी ज्यादा हो सकता है। तो मास और वेलोसिटी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे मोमेंटम आएगा, तो ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर वो स्पीड से चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम ज्यादा होगा कम मास वाले ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये हो गया मोमेंटम। अब इसी से हम क्या डिफाइन करेंगे, मतलब इसी को यूज में लेंगे किसमें, सेकंड लॉ में। तो बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इट the rate of change of momentum of a body, rate of change of momentum, rate का मतलब अपॉन में टाइम होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज directly proportional to the unbalanced external force acting on the body। या फिर उसको उल्टा ही बोल सकते हैं, कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स हमने किसी बॉडी पे अप्लाई किया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, और क्या है इसमें, चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है, इस सिंपल सा जो लॉ है इसका मतलब समझते देखो, किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कम फोर्स अप्लाई किया, जैसे मान लो एक बॉल है वो रखी हुई है, ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो उसको थोड़ी सी स्पीड मिलेगी, धीरे से मारा तो धीरे से जाएगी वो, या किसी बॉल को धीरे से ऊपर फेंका तो धीरे से जाएगी ऊपर। ठीक है, तो उसका मोमेंटम हम चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं, पहले वो रेस्ट में, मेरे हाथ में रखी हुई रेस्ट में, तो रेस्ट में तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो, रेस्ट में वेलोसिटी जीरो, मतलब मोमेंटम भी जीरो। अब मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, अपने हाथ से फोर्स अप्लाई किया तो उसको वेलोसिटी दी, तो वेलोसिटी देंगे पहले इनिशियल जीरो होगा और फाइनल कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लो उसका मास है 1 किलोग्राम और उसको वेलोसिटी दी मैंने 10 मीटर पर सेकंड, तो उसका मोमेंटम ये हो जाएगा 10। तो पहले जीरो मोमेंटम था, अब 10 हो गया। कब, मैंने जब थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया। अब मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ज्यादा तेज बॉल को फेंक रहा हूँ, ज्यादा स्पीड से हाथ को मूव कर रहा हूँ, ज्यादा स्पीड से हाथ को मूव करूंगा तो बहुत तेज जाएगी, स्पीड से जाएगी। तो पहले स्टार्टिंग में अभी भी रेस्ट में थी, हाथ में फेंका मैंने उसको, तो फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी। अब मान लो 10 की जगह होगी 20, 10 की जगह 20 होगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 20।
तो देखो पहले चेंज इन मोमेंटम क्या था, पहले मोमेंटम था स्टार्टिंग में 10, ठीक है, मतलब पहले 0 था, 0 से 10 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा हम चेंज निकालेंगे तो चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम 10 आए। बाद में जब ज्यादा तेज फेंका, मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ज्यादा मोमेंटम हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा हो गया। तो देखो पहले चेंज इन मोमेंटम कम था, अब चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो गया, मतलब मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी का मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, अब मैं कम फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी का मोमेंटम कम चेंज होगा, ठीक है। तो सिमिलरली से तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलते हो तो क्या होता है, बॉलर ने बॉल फेंका और तुमने लगा दिया शॉट, अगर तुम धीरे से घुमाओगे बल्ले को तो 1 या 2 रन मिलेंगे, धीरे से मतलब धीरे से बल्ले घुमाया तो क्या होगा, 1 या 2 रन मिलेंगे, मतलब तुमने कम फोर्स अप्लाई किया तो बॉल कम डिस्टेंस तक गई, मतलब उसका मोमेंटम कम चेंज हुआ, तो कम डिस्टेंस तक गई। फिर तुमने जोर से बल्ला घुमाया, तुम्हें मारना है 6, तो तुम क्या करोगे, थोड़ा जोर से पावर से बल्ला घुमाओगे, तो पावर लगाओगे तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ज्यादा डिस्टेंस से जाएगी, ज्यादा डिस्टेंस से जा रही मतलब तुमने उसको मोमेंटम ज्यादा दिया है, ज्यादा मोमेंटम दिया इसलिए ज्यादा डिस्टेंस तक गई। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं, जैसे दूसरे तरीके से समझें तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, तुम छत से कूद रहे हो, ठीक है, कूदना नहीं है, सोचना है, बस दिमाग के अंदर सोचना है ना। मान लो तुम छत से कूद रहे हो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन क्या क्या है, एक तो कंक्रीट रोड है तुम्हारे पास, जो भी घर के बाहर रोड होगा, कंक्रीट का फ्लोर होगा, वहां पर जंप करना है तुम्हें छत से, और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम्हें जंप करना है कहाँ पर, जहाँ पर पूल है, पानी भरा हुआ, तुम्हें स्विमिंग आनी चाहिए, और पूल नहीं लेना चाहो तो दूसरा ऑप्शन ले सकते हो, कंक्रीट की जगह हमने बढ़िया गद्दे लगा दिए वहां पर, ठीक है, बढ़िया स्पॉन्जी गद्दे, बहुत ज्यादा स्पॉन्ज है उनके अंदर, या फिर सैंड, तो ये कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, पानी का पूल ले सकते हो, उसकी जगह अगर स्पॉन्ज वाले गद्दे लेना चाहो तो वो ले सकते हो, या फिर सैंड ले सकते हो। और एक क्या है, कॉन्क्रीट है तुम्हारे पास, तो कॉन्क्रीट पे जंप करना पसंद करोगे या इन तीनों पर में से किसी पर, थोड़ा सोचो किस पे जंप करना पसंद करोगे। और तुम्हें जंप करना जरूरी, मतलब पीछे तुम्हारे बहुत सारे सांप वाप पड़े हुए हैं, बहुत सारे जानवर है, जंप नहीं करोगे तो वहीं छत पे ही कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ, तो जंप करना पड़ेगा तुम्हारे पास। तो ऑब्वियसली तुम जंप किस पे करोगे, पूल में करोगे या सैंड पे करोगे या फिर स्पॉन्ज पे करोगे, कंक्रीट पे नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे कंक्रीट पर, तो कंक्रीट पे जब हम जंप करते तो होता क्या, हमारे जंप करते हैं स्पीड में और गिरते रुक गए, गिरते क्या हुआ, रुक गए, तो एकदम से हमारा मोमेंटम 0 हो गया, सडनली हमारा मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया, बहुत जल्दी चेंज हो गया मोमेंटम क्या हो गया, बहुत सडनली फटाफट चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पर है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो यहाँ पे टाइम भी आता है, देखो कैसे, इसको अगर लिखना चाहें हम सेकंड लॉ को तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो टाइम भी आता है। तो क्या हुआ, हमारा मोमेंटम है, ठीक है, और गिरते ही वहां पर रुक गए फटाफट, कंक्रीट सर्कल रुक गए, मतलब टाइम बहुत कम। अब अपॉन में जो वैल्यू बहुत कम होगी, जैसे मान लो 100 को तुम 50 से डिवाइड कर रहे हो पहले, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, अपॉन में वैल्यू ज्यादा है। अब अपॉन में वैल्यू तुमने 10 कर दी तो ये बढ़ जाएगा, अपॉन में वैल्यू तुमने क्या कर दी, 1 कर दिया तो ये और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे अपॉन की वैल्यू को तुम कम करते जाओगे, रिजल्ट हमें बढ़ता हुआ मिलेगा। तो टाइम क्या है, कम कर दिया तुमने बहुत, वहां पर जब तुम गिरे उसके ऊपर कंक्रीट सड़क पे तो गिरते रुक गए, तो जो रिएक्शन टाइम था वहां पे, टाइम जो था तुम्हारा तो वो बहुत कम था, टाइम बहुत कम था, तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, इसकी वैल्यू कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली तुम्हें लगेगी भी ज्यादा, पैर में लग जाएगी, हाँ पैर टूट भी सकते हैं, हाथ में लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है, क्यों फोर्स वहां पे ज्यादा अप्लाई होता है। और कंपेरेटिवली स्पॉन्ज पे अगर हम कूदेंगे या फिर पूल के अंदर कूद रहे हैं, सैंड पे कूद रहे, तो वहां पर क्या होता है, हम गिरते रुकते नहीं है, जैसे पानी के अंदर जाएंगे तो पानी के अंदर थोड़ा अंदर जाकर रुकेंगे, स्पॉन्ज में भी होगा तो स्पॉन्ज जैसे दबेगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा होगा रुकने का, सैंड में भी ऐसा ही होगा। तो वहां पर क्या है, टाइम ज्यादा है, टाइम ज्यादा होगा, अपॉन वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स क्या लगेगा, कम, और कंक्रीट में टाइम कम है तो फोर्स लगेगा ज्यादा। तो कंक्रीट में फोर्स लग रहा है इतना,
पूल में, सैंड में, स्पॉन्ज में फोर्स लग रहा है कम, तो उस केस में हमारी बॉडी पर क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, क्योंकि जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, और अगर कंक्रीट पे जंप करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। या फिर और एग्जांपल ले सकते हो, अगर जंप करना नहीं चाहो तो दूसरी वाले तो तुम खुद से भी कर सकते हो। दूसरा वाला खुद से कैसे करोगे, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, एक सीट है बढ़िया स्पॉन्ज वाली, कार की सीट ले सकते हो अच्छी, ठीक है, गद्दे वाली, और एक ले लो बॉल। ठीक, कार की सीट नहीं ले लो, घर पे सोफा वगैरह कुछ भी ले लो। ठीक है, या फिर एक गद्दा रख लो बेड के ऊपर, तो बेड के ऊपर तुम्हें पंच मारना है ऐसे करके। ठीक है, और एक दूसरा तुम्हें दीवार के ऊपर पंच मारना है उतनी पावर से। तो चाहो तो तुम अगर एक हाथ से दूसरा हाथ से चेक कर सकते हो, सीधे हाथ से वॉल पर मारो, उल्टे हाथ से बेड पर मारो, तो चेक करो इस हाथ में ज्यादा लगा जिससे वॉल पर मारा, या इस हाथ में ज्यादा लगा जिससे बेड पर, गद्दे पर मारा हमने, तो अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें कहां पर ज्यादा लग रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वॉल पर ज्यादा लगेगी। क्यों, जब वॉल पर हमने हिट किया तो वॉल को हिट करते वॉल जो है वो ऐसे दब नहीं सकती, ठीक है, मुड़ नहीं सकती, दब नहीं सकती, वहीं की वहीं है। तो जैसे हमने हिट किया हमारा हाथ वहीं का वहीं रुक गया। ठीक है, तुमने तो फोर्स अप्लाई किया, तो जो टाइम इंटरवल है जिस टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हुआ, वो टाइम की वैल्यू क्या है, बहुत कम। टाइम बहुत कम है, तो टाइम बहुत कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। वहां पर मारा और रुक गया हाथ वहीं पर। ठीक है, तो टाइम बहुत कम तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो बॉल पर मारा तो फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ। ठीक है, और उसकी जगह आपने किसी गद्दे पर मारा या स्पॉन्ज पे किसी सीट पर मारा तो क्या होगा, जब मारेंगे तो थोड़ा हाथ जो है वो वहीं नहीं रुकेगा, थोड़ा अंदर तक जाता है वो हल्का सा ऐसे। वो जब दबेगा स्पॉन्ज जो होगा, गद्दा जो होगा, जब वो अंदर की तरफ दबेगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा होगा। टाइम ज्यादा होगा हमारे हाथ के रुकने का, टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, हमारे हाथ पर फोर्स कम लगता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, सेकंड लॉ को, टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम चेंज हो रहा है और उससे कितने टाइम में हो रहा है, कम में हो रहा है, ज्यादा में हो रहा है, तो उससे भी फोर्स पर इफेक्ट आता है। तो ये हमारे एग्जांपल ले सकते हैं हम इस टाइप के सेकंड लॉ से। एक चलो तुम क्रिकेट वाला भी ले सकते हो। क्रिकेट वाला एग्जांपल क्या है, तो कैच कर रहे हैं हम, तो मान लो तुम एक थोड़ी हैवी बॉल से खेल रहे हो। ठीक है, हैवी बॉल मतलब जो हमारी एक्चुअल क्रिकेट बॉल जो होती है, तो क्रिकेट बॉल है कोई नोविस प्लेयर मतलब नया खिलाड़ी, उसको कैच करना नहीं आता। तो कैच करना नहीं आता तो क्या करेगा, बॉल आ रही है हवा में, वो हाथों को ऐसा फुला लेगा ऐसे करके, गमले की तरह बना लेगा। ठीक है, और बॉल आगे गिरेगी उसके हाथ पर, ये कभी उंगली पे भी लग सकती है। ठीक है, हाथ पे गिरी और गिरते हुए क्या होगी, उछलेगी और बॉल नीचे गिर जाएगी, उसके हाथ पर भी बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो नॉविस प्लेयर उस तरह से कैच नहीं कर पाएगा। अब जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, जो खेलता रहता है, तो वो क्या करता है, जब बॉल आती है तो वो हाथ को ऐसे पीछे की तरफ, जैसे ऊपर से हाई कैच आ रहा है तो हाई कैच आएगा, तो बॉल के साथ साथ वो हाथ को ऐसे नीचे की तरफ लाता है। तो बॉल को सडनली नहीं रोक रहा है, जैसे नॉविस प्लेयर है वो सडनली रोक रहा है, गिरी बॉल रोकी, उछलके से गिर गई तो उसके हाथ पे ज्यादा लगेगी। अब जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो क्या करता है, बॉल के साथ साथ हाथ को नीचे की तरफ लाता है। बॉल के साथ साथ हाथ को नीचे की तरफ लाएगा तो क्या होगा, वो क्या कर रहा है, बॉल को धीरे धीरे रोक रहा है, सडनली नहीं रोक रहा, धीरे धीरे रोक रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है। टाइम को बढ़ाएगा तो वहां पर फोर्स कम लगेगा। हाई कैच आए या सामने से कैच आए तो बॉल को ऐसे हाथ को पीछे की तरफ लेगा इस तरह। जो भी क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा, तो हाथ को करते थोड़ा सा पीछे की तरफ हम लेके जाते हैं बॉल के साथ साथ, तो उससे टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं क्रिकेट वाला भी। तो देखो यहीं से हम लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, वैल्यूज को, तो मान लेते हैं इसमें लेट अ बॉडी ऑफ मास m, उसका मास m है, is moving with velocity u, इनिशियल वेलोसिटी u है उसकी। ठीक है, when a force F acts on the body for time t टाइम के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, then its velocity becomes v। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे सिंपल से एक बॉल रोल कर रही है, तुमने उसको
लात मार दी तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल के ऊपर। पहले वो बॉल यू स्पीड से जा रही थी, धीरे धीरे हमने ऐसे पैर से मारा उसको, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे बोल सकते हैं। तो स्पीड उसकी चेंज हो गई। तो ये इनिशियल स्पीड है या फाइनल स्पीड है, ये मास है, वो टाइम है, और ये फोर्स है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी। बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पीआई लिख देते हैं। तो मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो मास तो वही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे लिख देंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम को हम लिख देंगे ऐसे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। चेंज निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये है एम वी माइनस एम यू, ठीक है। और चाहो तो तुम इसको ऐसा लिख देते हो, एम को कॉमन लेके वी माइनस यू लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे लॉ पर। हमारा लॉ क्या था, हमारा लॉ था जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो एफ प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम क्या है, एम वी माइनस यू, और टाइम कितना है हमारा, टी टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, एफ प्रोपोर्शनल टू वी माइनस यू बाय टी। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हम, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ठीक है। तो इसको जब भी हम हटाते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और इसकी जगह इक्वल्स टू का जब भी साइन लिखेंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हियर के इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू, यहां पर इट्स वैल्यू इज 1, मतलब k का जो वैल्यू है 1 के इक्वल होता है। इस फॉर्मूला में k का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो देखो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, f इक्वल्स टू k का वैल्यू 1 पुट करेंगे, m v माइनस यू बाई टी। इस फॉर्मूला को तुम ध्यान रखना है तुम्हें, f इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी। अब देखो इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, देखो पहला वेलोसिटी उसकी v थी, फिर बाद में u होगी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी। देखो यहाँ v माइनस यू बाई टी, इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वैल्यू की जगह लिख सकता हूँ मैं a। सो नाउ फोर्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इसकी जगह m की जगह m ही आएगा, और v माइनस यू बाई टी की जगह क्या आ जाएगा a। तो ये फॉर्मूला इससे हम बना सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है तुम्हें। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम लिखेंगे इसकी यूनिट, इसकी फोर्स की। तो फोर्स की यूनिट लिखेंगे यहां से, इसी फॉर्मूला से लिखेंगे, इससे पहले हमने लिखी नहीं फोर्स की यूनिट। लिखते हैं यहां पर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो फोर्स के बारे में जिसने सबसे ज्यादा बताया, जिसने लॉज ऑफ मोशन दिए, उसी साइंटिस्ट के नाम पर इसकी यूनिट रखी गई है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स गैस कर सकते हो तुम क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होती है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में
कैपिटल एन लिख देते हैं। तो फोर्स की यूनिट जो होगी ऐसा यूनिट न्यूटन, दैट मींस 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होगा, मास का वैल्यू 1 kg ले लेंगे और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg का मास और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन कैसे लिख सकते हो, तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। उसी बॉडी का मास 1 kg है तो उसमें क्या करेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। कितना फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स। तो 1 न्यूटन फोर्स को तुम चाहो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। और इसकी सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हो चाहो तो, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्सेस होती है डाइन, डी बाय एन ई डाइन, ठीक है। और 1 डाइन जो होगा, यहाँ पे सीजीएस यूनिट लिखेंगे। सीजीएस मतलब मास को हम लेंगे किसमें, ग्राम में, लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोनों में रिलेशन भी ध्यान रख सकते हैं। 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। मतलब जो सीजीएस यूनिट है उसका 10⁵ टाइम्स होगा ऐसा यूनिट। तो ये रिलेशन भी होता है इनमें, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूला पे जो हमने 2 फॉर्मूलाज लिखे, देखो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फोर्स आ जाएगा। ये फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। और एक इससे भी एक्सेलरेशन को ऐसा लिख देंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, फाइनल मास दिया हुआ है, तो फोर्स आ जाएगा। ये सब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मास पूछ सकते हैं। ये दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी पूछ सकते हैं। सब दिया हुआ है तो ये टाइम पूछ सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में हम कुछ भी वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बहुत सारे। तो तुम क्या करना है, तुम्हें जो तुम्हारी बुक है एनसीईआरटी की, उसके पास है, ठीक है, पेपर में, तो वहां से कर सकता है। उसके पास नहीं है तो वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है, एनसीईआरटी की साइट पे मिल जाएगी, ncrt.in टेक्स्ट बुक्स जो भी है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स तुम्हें 9th क्लास की मिल जाएगी। ये चैप्टर नंबर तुम्हारा 9 है, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है। उसके अंदर जब तुम बुक को पेज पलटोगे चैप्टर के, तुम्हें ब्लूइंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ब्लूइंग से वहां पर क्वेश्चन लिखे गए, ठीक है। एक तो वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, इनर्शिया वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसके बाद सोल्ड एग्जाम्पल भी वहां पर क्या है, सोल्ड एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं, तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है। अगर नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सोचने के बाद भी, तब उसका फिर देखना है कि बुक वाले ने कैसे सॉल्व किया है, तो वैसे फिर तुम उसको सीख सकते हो, ठीक है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो भी ब्लूइंग वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई सोल्ड एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है, तो उसको तुम पूछ सकते हो। तो अगर तुम चाहो तो मैं क्या करूंगा, वीडियो के लास्ट में वो सारे ब्लूइंग वाले क्वेश्चंस और सोल्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चंस जो है उनकी इमेजेस को वीडियो के हम लास्ट में डाल देंगे। तो वो तुम्हें सॉल्व करनी है ना, उनको सॉल्व करना है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, a body of mass 5 kg is moving with velocity 10 meter per second when a force of 100 Newton acts on the body for 2 seconds. Find final
वेलोसिटी ऑफ बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लो पहले। कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? सबसे पहले मुझे मास गिवन है, तो जो जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लो। मास गिवन है, फिर क्या गिवन है मुझे? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, u का वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन है मुझे? फोर्स गिवन है, फोर्स की वैल्यू लिख ली। और क्या गिवन है मुझे गिवन है टाइम, t की वैल्यू लिख लिया। पूछा क्या है मुझसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी, मतलब v की वैल्यू पूछी। तो फॉर्मूला याद करो इन सब में रिलेशन। इन सब में रिलेशन क्या है? सिंपल, F इक्वल्स टू mv माइनस u बाय t। और इसमें क्या कर देंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे सबकी। करो वैल्यू पुट। फोर्स की वैल्यू 100, मास की वैल्यू 5, v की जगह v, u का वैल्यू 10 और टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड। ठीक है, अब सॉल्व करना आता है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 200 बन जाएगा। 5 अपॉन में आ जाएगा तो 200 बाय 5, v माइनस 10, 200 बाय 5 आता है सॉल्व करना, तो में क्या हो जाएगा? 40, v माइनस 10। तो इसको सॉल्व करके इधर फाइनल लिख देंगे। v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 को इधर ले आएंगे तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40 प्लस 10 दैट मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करा? जो जो वैल्यूज दी हुई है वो लिख ली हमने, फॉर्मूला याद किया। कौन सा फॉर्मूला इन सब में रिलेशन बताता है? तो ये वाला फॉर्मूला रिलेशन बताता है। वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। बस सिंपल है वो। तो ऐसे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस है तो उनको सॉल्व करना है तुम्हें। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ के बाद इसी से रिलेटेड एक टर्म है एक और, उसको देख लेते हैं। इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है जब एक लार्ज फोर्स है बहुत थोड़े से टाइम के लिए अप्लाई होता है। एक लार्ज फोर्स है बहुत थोड़े से टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स, बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जैसे बोल सकते हैं जिस हैमर से हम किसी को वो कील ठोक रहे हैं, ठीक है, नेल को ऐसे बॉल में लगा रहे हैं हैमर से। तो हैमर जब उसको कील पे गिरता है, नेल पे गिरता है, तो नेल को फोर्स अप्लाई करता है बहुत थोड़े से टाइम के लिए। थोड़े से टाइम के लिए उसको टच करता है, टच करके वापस हट जाता है। हमारा हल्के से टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए टच करेगा और हट जाएगा। और वो फोर्स इतना ज्यादा होता है, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो नेल जो होती है वॉल के अंदर चली जाती है। नेल क्या होती है? थोड़ी सी वॉल के अंदर चली जाती है। तो वो क्या है? लार्ज फोर्स अप्लाई हो रहा है। और देखा होगा तुमने, जैसे जो कुछ कराटे जिनको आते हैं अच्छे से, वो क्या करते हैं? ऐसे ब्रिक्स रखी होती है, एक के बाद जमी होती है, ऐसे ऊपर से हाथ से मारते हैं और ब्रिक्स को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो वहां पर भी क्या करते हैं? वो लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं थोड़े से टाइम के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्रिक्स टूट जाती है। ठीक है, तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स भी यही, जब बहुत लार्ज फोर्स एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल की, बहुत वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, तो उससे क्या होता है? उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को क्या मिलता है? इम्पल्स मिलता है, मतलब उस फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पर हम फोर्स को मेजर नहीं कर सकते। फोर्स को कैसे मेजर नहीं कर सकते? जब हम कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में फोर्स की वैल्यू 0 होती है, 0 से वो मैक्सिमम तक जाती है उस बॉडी पर कुछ छोटे से टाइम में, और मैक्सिमम से फिर 0 हो जाती है। क्यों? टच हुआ स्टार्टिंग में, जब टच होने लगेगा स्टार्टिंग में, तब फोर्स एकदम 0 होगा। फिर एकदम धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और फोर्स मैक्सिमम होगा, और फिर जब हटने लगेगा उससे धीरे धीरे, तो क्या होगा? फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम से फिर क्या हो जाएगी? 0। बोल में धीरे धीरे रहा हूं, पर एक्चुअल में बहुत फास्ट होता है, हमें पता नहीं चलता। जैसे नेल मारी, सॉरी हैमर को मारा नेल के ऊपर, तो क्या होगा? वो बहुत टाइम बहुत कम होता है वो वाला। तो उसमें क्या होगा? हम फोर्स को मेजर नहीं कर सकते, पर फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेजर कर सकते हैं, मतलब फोर्स का टोटल कितना इफेक्ट है। तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है उसी को बोलते हैं इम्पल्स। एक लार्ज फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा? When a large force acts for very short time interval, then effect of force
is large and it is called impulse. impulse तुम चाहो तो कैरम जो खेलते हो तो स्ट्राइकर को मारते हो ऐसे करके, तो जो टच जो होता है, जो तुम्हारे फिंगर से टच होता है, तो बहुत टाइम बहुत कम होता है, टाइम इंटरवल कम होता है और उसको तेज मारते हो तुम अगर तुम्हें ज्यादा इफेक्ट शो करना है। ठीक है, कम इफेक्ट शो करना है तो धीरे से मारोगे। तो वहां पर क्या है, तुम क्या कर रहे हो, स्ट्राइकर को क्या कर रहे हो, इम्पल्स दे रहे हो। क्या दे रहे हो, एक इम्पल्स दे रहे हो। या फिर जैसे पूल वगैरह या बिलियर्ड्स उसको खेलते होंगे तो वहां पर भी क्या करते हैं, वैसे स्टिक से उसको मारते हैं तो उसको भी क्या देते हैं कि इम्पल्स देते हैं। इम्पल्स से क्या होता है, उस पर फोर्स अप्लाई होता है और वो मूव करता है ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ही वही इम्पल्स। उसको मेजर कैसे करते हैं इम्पल्स को, इम्पल्स को मेजर करते हैं इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल या फोर्स इनटू टाइम, तो ये इम्पल्स होता है। ठीक है, और इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था फोर्स इक्वल्स टू चेंजिंग मोमेंटम, ये चेंजिंग मोमेंटम था अपॉन टाइम। तो फोर्स को जब मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा चेंजिंग मोमेंटम। तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल चेंज इन मोमेंटम भी होता है। तो इम्पल्स को मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इम्पल्स तुम उसको भी बोल सकते हो, जैसे बॉल रखी है और उसको क्या कर रहे हो, तुम किक कर रहे हो फुटबॉल को दूर पहुंचाने के लिए, तो तेज मारोगे उसको और वो जब टच करेगी तुम्हारे पैर से तो बहुत कम टाइम के लिए टच करोगे, तो उसको क्या दे रहे हो, तो इम्पल्स दे रहे हो। उस इम्पल्स की वजह से इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, वो बहुत डिस्टेंस तक जा रही है वो, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल और इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। और इसकी यूनिट जो होगी SI यूनिट ऑफ इम्पल्स, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड, तो न्यूटन इनटू सेकंड। ठीक है, और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, तो जो इम्पल्स की यूनिट होगी वही मोमेंटम की भी होगी, क्योंकि चेंज करने से किसी क्वांटिटी में से मास को चेंज कर रहे हैं, 2 kg से 4 kg कर रहे हैं तो उसका यूनिट चेंज नहीं होता है। 2 kg से 4 kg कर रहे हैं तो यूनिट चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन मोमेंटम का जो यूनिट होगा वही इम्पल्स का भी होगा। तो इम्पल्स का यूनिट न्यूटन इनटू सेकंड होता है, तो इसलिए मोमेंटम का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन इनटू सेकंड, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था मोमेंटम के अंदर। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि मोमेंटम का यूनिट न्यूटन इनटू सेकंड भी होता है। ठीक है, तो ये इम्पल्स। अब इसके बाद हम आते हैं सबसे लास्ट में थर्ड लॉ पर आ जाते हैं, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारा, उस पर आ जाते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसमें बताया इसने फॉर ईच एंड एवरी एक्शन there is a equal and opposite reaction. For each and every action there is an equal and opposite reaction. और यहां पर क्या है, here action reaction are forces applied on two bodies simultaneously by each other. तो यहाँ पर क्या है, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन, तो एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर क्या है, फोर्सेज है, 2 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, और 2 बॉडीज अप्लाई करती है। कैसे, इसको यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लो एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ये A है और ये है B। तो A ने क्या किया, B पर फोर्स लगाया इस तरफ। ठीक है,
इसको लिख देते हैं एफ ए बी, ए ने बी पर फोर्स लगाया, एफ ए बी, ए किस पे फोर्स लगा रहा है, बी पर फोर्स लगा रहा है, तो उसी टाइम पर, जिस टाइम पर ए बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, उसी टाइम पर क्या करेगा, बी भी ए पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। उतना ही इक्वल फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल, वैल्यू इक्वल रहेगी, मतलब ये अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, एंड अपोजिट, अपोजिट मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन आर फोर्सेज, ये फोर्सेज है, एक्शन रिएक्शन क्या है, फोर्सेज है, अप्लाइड ऑन टू बॉडीज, ये दो बॉडीज है अलग अलग, उन पर अप्लाई हो रहा है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, जिस टाइम पर एक्शन लग रहा होगा उस टाइम पर रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि एक्शन लगाया तब रिएक्शन आ रही है, ठीक है, मतलब एक्शन हो गया फिर रिएक्शन आ रही है, ऐसा नहीं है, जिस टाइम एक्शन हो रहा होगा उसी टाइम रिएक्शन भी हो रहा होगा, मतलब जिस टाइम ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उसी टाइम ये भी इस पर फोर्स अप्लाई होगा, दोनों एक साथ होती है, ठीक है, और दोनों अलग अलग बॉडीज पर होगी, ये इस बॉडी पे लगेगी, ये इस बॉडी पे लगेगी, ठीक है, एक दूसरे पे लगाएंगे, एक बॉडी पे एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं होगा, अलग अलग बॉडीज पर होगा। तो तुम कहोगे कि सर ये एक्शन रिएक्शन जो होती है इक्वल और अपोजिट होती है तो कैंसिल हो जानी चाहिए, कैंसिल तब होती है जब वो फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहा हो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक ही बॉडी पे अगर लग रहा है तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पर ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये दो फोर्सेज है अलग अलग, इनको एक्शन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। एक्शन रिएक्शन क्या होगा, एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर लगेगा, एक्शन एक बॉडी पर लगेगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर लगेगा, जब तुम इसको एक्शन बोल दो, एक्शन एक बॉडी पे लगेगा तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगेगा, तो ये अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे, तो कभी भी एक्शन रिएक्शन जो है वो कैंसिल आउट नहीं होंगे कभी भी, तो ध्यान रखना है, ये एक्शन रिएक्शन कैंसिल आउट नहीं होंगे। एक्शन रिएक्शन क्या है, फोर्सेज है, ठीक है, एक बॉडी पे लगाएंगे तो दूसरी बॉडी पे लगेगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है जिससे हम इसको समझ सकते हैं एक्शन रिएक्शन को, वो है तुम खुद से कर सकते हो घर पर, क्या करना है तुम्हें करना है इस मुट्ठी को ऐसे करके ऐसे टाइट बनाना है, जितना टाइट बना सकते हो, ठीक है, और टाइट बना के दीवार पर फिर धीरे से मारना है। क्या करना है, मुट्ठी को टाइट बनाना है, टाइट बनाकर दीवार पर धीरे से मारना है। जब तुम उसको धीरे से मारोगे तो क्या होगा, तुम्हारे हाथ पर धीरे से लगेगी। क्या हुआ, तुमने बॉल को जब मारा तो तुमने उसको फोर्स अप्लाई किया, सेम उसी टाइम पर जिस टाइम तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बॉल भी तुम्हारे हाथ पर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, उतने ही मैग्नीट्यूड का। जैसे तुमने स्टार्टिंग में कम फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉल भी क्या गया, तुम्हारे हाथ पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितना फोर्स हम बॉल पे लगा रहे हैं बॉल भी उतना फोर्स लगा रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉल को एक बार फिर मारेंगे दोबारा। एक बार में पता नहीं चलता किसी को, एक बार में समझ में नहीं आता, तो उसको 2-3 बार समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दूसरी बार समझाएंगे उसको। कैसे समझाएंगे, दूसरी बार समझाएंगे हम, फिर वही मुट्ठी को टाइट बनाएंगे, और फिर अब क्या करेंगे, अब हम मारेंगे पावर से दीवार को। उसको भी पता चलना चाहिए कि हमें, हमारे अंदर भी ताकत है, हम भी मार सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दीवार को मारेंगे तेज। तो मारा हमने दीवार को तेज मारा तो क्या होगा, लग गई, ठीक है। हुआ क्या, जब तुमने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बॉल भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगी। तुमने उधर ज्यादा फोर्स लगाया तो बॉल ने भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया। पहले तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था तो बॉल ने भी 1 का लगाया। अब तुमने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, तो बॉल ने भी तुम्हारे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और तुम्हारे हाथ पर तेज लगी। तो यहां से हमें पता चलता है एक्शन रिएक्शन। जितना फोर्स हमने बॉल पर इस तरफ लगाया, बॉल ने उतना ही फोर्स हमारे पर इस डायरेक्शन में लगाया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। हम इधर फोर्स लगा रहे हैं बॉल पर, बॉल हमारे पर इधर फोर्स लगा रही है, ठीक है। हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, बॉल भी हमारे पर ज्यादा फोर्स लगा रही है, तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से हम समझ सकते हैं फॉर ईच एंड एवरी एक्शन, हमेशा मतलब कहीं ना कहीं जब भी एक्शन हो रहा हो किसी बॉडी के ऊपर, तो वो जिस बॉडी पे एक्शन करेगी तो वो दूसरी वाली बॉडी पहली वाली बॉडी क्या करेगी, रिएक्शन करेगी उसी टाइम पर। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये 10 का लगा रहा है तो ये भी 10 का, और अपोजिट मतलब डायरेक्शन में अपोजिट, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि दोनों का वैल्यू तो सेम है, एफ ए बी और एफ बी ए मैग्नीट्यूड में सेम है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, उसको हम शो करने के लिए हम माइनस का साइन लगा देते हैं। किसका साइन लगा देते हैं, माइनस का। तो माइनस के साइन से हमें क्या पता चलता है कि इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है,
तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड लॉ। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक वॉल वाला तो यही है। इसके अलावा जो हम चल रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, तो इसका भी रीजन क्या होता है, एक्शन रिएक्शन ही होता है। अगर एक्शन रिएक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते या जंप नहीं कर पाते या दौड़ नहीं पाते। किसकी वजह से हो रहा है, एक्शन रिएक्शन की वजह से हो रहा है, थर्ड लॉ की वजह से हो रहा है। देखो कैसे, इसको समझते हैं, पैदल चलने वॉकिंग को। तो ये हो गई हमारी फ्लोर जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो हो गया हमारा पैर, दाना तो नहीं आता, ऐसे बना लेते हैं, मान लेते जूते शूज पहन रखे तुमने, ये हो गया तुम। तो चलते हो तो पैर को ऐसे करते हो और वॉल को पैर से इसको ग्राउंड को पुश करते हो नीचे की तरफ। कैसे, जब तुम चलोगे तो ऐसे करके इसको पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में पुश करते हो, ऐसे तुम फोर्स अप्लाई करते हो तुम्हारे पेट से। ग्राउंड के ऊपर क्या करते हो तुम, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स अप्लाई करते हो, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। जब सरफेस के ऊपर तुम पैर से फोर्स अप्लाई करते हो, तो पैर से फोर्स अप्लाई करोगे सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, सरफेस जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी क्या होगा, तुम्हारे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा उतनी मैग्नीट्यूड में, जितने मैग्नीट्यूड तुमने फोर्स अप्लाई किया ग्राउंड को उतनी मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाई करेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ। तो हमने इधर फोर्स लगाया नीचे की तरफ, ग्राउंड इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पैर ऐसे ऊपर उठकर ऐसे गिरेगा आगे की तरफ। अगर तुम्हें पता नहीं चलता भाई हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो तुम सिंपल सा एग्जांपल कर सकते हो, किसी सैंड के ऊपर चलना, ठीक है, सैंड के ऊपर या जहाँ स्नो वगैरह हो, तो वहां पर जब चलोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पैर के निशान बन जाएंगे। जब तुम पैर रखोगे सैंड के ऊपर, तो सैंड वहां पर दब जाएगी नीचे की तरफ। स्नो पर पैर रखोगे तो पैर दब जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम ग्राउंड पर चलने के लिए चलते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे तो सैंड या स्नो होगा तो नीचे की तरफ दब जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और जब तुम रनिंग करोगे, क्या करोगे, सैंड के ऊपर रन कर रहे हो, तो रन करोगे तो वो जो गड्ढा होगा, जो पैर से निशान जो बन रहा है, वो और ज्यादा बनेगा, मतलब और ज्यादा अंदर धस जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम जो रनिंग करते हो तो ग्राउंड पर और उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो, क्योंकि तुम्हें ज्यादा स्पीड से उछलना है उस तरफ, ज्यादा स्पीड से उस तरफ जाना है। तो तुम इधर ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो इधर भी ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो उस तरफ ज्यादा आगे जाओगे। तो जो रनिंग कर रहे हैं तो वो भी एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। हम एक्शन कर रहे हैं, हमें रिएक्शन मिल रही है, हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से होता है बोट, ठीक है, जो चप्पू से चलती है, सिंपल, उससे हम समझ सकते हैं। पानी के अंदर तो बोट जो चलती है वो लकड़ी वाले चप्पू से उसको पीछे की तरफ करते हैं। तो क्या करते हैं हम पानी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वाटर पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, किस तरफ, पीछे की तरफ। उसको हम ऐसे पुश करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। जो पानी को हम पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो पानी भी क्या होता है, उस चप्पू के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स। और चप्पू को हमने पकड़ रखा है तो हम पे फोर्स लग रहा है, और हम किस पर बैठे हुए हैं, बोट के ऊपर, तो बोट के ऊपर भी फोर्स लग रहा है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, जब हम पानी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ, ठीक, उसको पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो पानी क्या होता है, बोट से हमें क्या करता है, आगे की तरफ धक्का देता है, उससे बोट क्या होती है, आगे चलती है। तो पीछे फोर्स लगाएंगे तो बोट आगे चलेगी। ऐसे स्विम करने का भी सिंपल सा एग्जांपल है। जब हम स्विम करते हैं तो हाथ से और पैरों से क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं। स्विम करोगे तो क्या करते हैं, हाथ को ऐसे लेके आते हो और ऐसे करके पीछे की तरफ पुश करते हो। तो पीछे की तरफ वाटर को पुश करेंगे तो हमारी बॉडी क्या जाएगी, आगे जाएगी, और हम क्या करेंगे, स्विम करेंगे उतना अच्छा, जितना ज्यादा अच्छे से हम पानी को पीछे की तरफ पुश करेंगे उतना ज्यादा स्पीड से हम आगे की तरफ स्विम करेंगे। तो एक ये वाला भी एग्जांपल हो जाएगा। और एग्जांपल क्या है, जैसे जब बोट किसी किनारे पर आती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक पर्सन, ये किनारे पर, ये पानी है, यहाँ पर पूरी जमीन आ गई हमारी, तो एक पर्सन क्या करता है, यहाँ से एक रस्सी फेंकता है, उसको रस्सी को यहाँ बांध देता है, ठीक है, फिर ये पटिया वगैरह कुछ लगा देगा, और फिर तुम यहाँ पर इससे उतर सकते हो आसानी से। अगर मान लो रस्सी वगैरह नहीं बांधता है तो क्या होगा, जब तुम यहाँ से बोट के इस जगह पर खड़े हुए हो, तो ठीक है, फिजिक्स में ऐसा ही आदमी बनता है, हंसने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जब जंप करोगे, इधर आओगे, तो जंप करोगे तो क्या करोगे, तुम बोर्ड को पैर से पीछे की तरफ पुश करोगे। जब बोर्ड को पैर से पीछे की तरफ पुश करोगे तो बोर्ड का जाएगी पीछे, और जिस टाइम तुम वहां पर होगे तो तुम भी थोड़ा सा पीछे जाओगे। तो तुम जंप करना चाहोगे, ठीक है, यहाँ से मान लो तुम्हें जंप करना है, तुम सोचा कि मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा आसानी से, यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है। और तुम जब पैर से फोर्स अप्लाई करोगे, पैर से फोर्स अप्लाई करोगे तो बोट आ जाएगी यहाँ पर,
पीछे की तरफ जाएगी बोट पीछे की तरफ जाएगी। तुम जंप करना चाहते थे यहाँ पर और तुम जंप कर जाओगे यहाँ पर, इस जगह पर पानी के अंदर। इसलिए क्या करते हैं, बोट को ऐसे पकड़ के रखता है एक जना यहाँ पर रस्सी से बांधकर। जब तुम जंप करने लगो तो बोट पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगी पर जा नहीं पाएगी। अगर उसको पकड़ के नहीं रखोगे, बांध के नहीं रखोगे बोट को, तो पीछे की तरफ चली जाएगी और तुम जंप करने की कोशिश में यहाँ आने की जगह पानी के अंदर ही गिर जाओगे। ठीक है, तो ये भी एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। हम जंप करने के लिए बोर्ड पर पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उससे फिर हम आगे की तरफ आएंगे। ठीक, जैसे स्केटिंग वगैरह करते हैं तो स्केटिंग का भी वही सिंपल सा रूल है। स्केटिंग जो आइस स्केटिंग जो होती है, तो आइस स्केटिंग तुमने टीवी वगैरह में देखी होगी, तुमने खुद ने भी की होगी। तो उसमें क्या करते हैं, हाथों में वो स्टिक्स होती है, उस स्टिक से क्या करते हैं, आइस को पीछे की तरफ पुश करते हैं। आइस को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो उससे हमारी बॉडी पे फोर्स लगता है और हम कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। तो ये सब एग्जांपल के हो जाएंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, एक एग्जांपल के बारे में सोचना है। सिंपल सा एग्जांपल है। सिंपल सा एग्जांपल क्या है, उसका आंसर मुझे बताना है फिर सोचकर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक है हमारे पास कार्ड जानते हो, ठीक है, गाड़ी सिंपल सी लकड़ी की बनी हुई, या आयरन भी थोड़ा बहुत होगा उसके अंदर, मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और एक है हॉर्स। अब हॉर्स बनाना तो मेरे को आता नहीं है, ठीक है, मान लो ऐसे तरह से हॉर्स बना देते हैं, किसी न कैसे करके। ये बन गए उसके पैर, मान लो इधर से भी बना देते हैं। मान लो इस तरह से ये बन गया हमारा हॉर्स। ठीक है, और इससे ये बनी हुई कार्ड लगी हुई। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये फोर्स जो है ये आगे जाना है, फोर्स को आगे जाना है तो कार्ड पर फोर्स अप्लाई करेगा इस तरफ। तो कार्ड पर किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स आगे की तरफ। फोर्स ने कार्ड पर फोर्स लगाया आगे की तरफ, इसको आगे लेके जाना है कार्ड को साथ में। अब एक्शन रिएक्शन ध्यान देना, एक्शन रिएक्शन ध्यान देंगे। जितना फोर्स लगा रहा है कार्ड के ऊपर, उतना ही फोर्स कार्ड भी लगाएगी इसके ऊपर, हॉर्स के ऊपर। मतलब हॉर्स के ऊपर किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, कार्ड पे आगे लग रहा है तो हॉर्स पर पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स लगा रहा है इस तरफ फोर्स, कार्ड लगा रही है इस तरफ फोर्स, तो कार्ड जाएगी आगे, हॉर्स जाएगा पीछे, और ये हॉर्स कार्ड के अंदर बैठ जाएगा, फिर कार्ड के साथ आगे जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो मैं बताना है कि ऐसा मतलब और क्या हो रहा है यहाँ पर, जिससे ये एक्चुअल जो मोशन होती है हॉर्स और कार्ड की हो रही है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पूरे सारे फोर्सेस नहीं बताए, वो तो मैं खुद से आइडेंटिफाई करना है। मैं बता रहा हूँ क्या कि फोर्स लगा रहा है इस तरफ कार्ड के ऊपर, और कार्ड फोर्स लगा रही है इधर, तो कार्ड जाएगी आगे, हॉर्स जाएगा पीछे। तो जो एक्चुअल मोशन होती है वो तो होगी नहीं यहाँ पर। तो जो एक्चुअल मोशन होती है हॉर्स कार्ड की, तो वहां पर जो एक्चुअल मोशन जो हो रही है वहां पर और कौन कौन से फोर्सेस है उनके बारे में तुम्हें बताना है और इस प्रॉब्लम को समझाना है कि ये हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम मतलब किस तरह से होगी सॉल्व। ठीक है, तो ये तीनों लॉज है हमारे, फर्स्ट सेकंड लॉ। इनके सारे तुम्हें स्टेटमेंट ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट लॉ का भी, सेकंड लॉ का भी और थर्ड लॉ का भी, क्योंकि जो तुम्हारे स्कूल वगैरह के एग्जाम होंगे उसमें डायरेक्ट इनके स्टेटमेंट आ जाएंगे। और जनरल नॉलेज के लिए ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है तो कोई भी एक्शन रिएक्शन डेली लाइफ में हमारे काम में आते हैं। ये सारी चीजें डेली लाइफ से रिलेटेड है, सारे लॉज ऑफ मोशन का, तो इसलिए भी तुम्हें ध्यान में रखने हैं ये। ठीक है, और क्या करना है, ब्लूइंग वाले क्वेश्चंस करना है तुम्हें, ब्लूइंग वाले क्वेश्चंस के अलावा और जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व करना है, और उनको मैं एक बार वीडियो के लास्ट में भी डाल दूंगा, तो उनको तुम सॉल्व कर लेना। जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, पर पूछना जरूर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।